तो अनुमान कीजिए कि उस समय 1853 में मात्र 34 किलोमीटर, अभी देखिए रेल का जाल है। और पहली रेलगाड़ी यात्रा भारत में दोस्तों 1853 ईस्वी में चलाई गई। महत्व के आधार पर सड़क को 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं और आज जानेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो क्या शुरू है और क्या अंत होगा, तो जानेंगे मानव का प्रारंभिक जीवन से लेकर वर्तमान समय तक। ठीक है, वर्तमान समय में क्या देख रहे हैं कि लोग हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, और वही प्रारंभिक जीवन में देखेंगे तो लोग पैदल यात्रा करते थे और सामानों को ढोने के लिए जानवरों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके बीच में क्या क्या चेंजिंग हुआ है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है ना, ये सारे चीज को हम बताने वाले हैं। ठीक है, आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। देखिए, पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। देखिए, पर्यावरण आप जान रहे हैं पेड़ पौधे से संबंधित है। बस्तियां, लोगों को रहने के लिए एक अस्थायी घर की जरूरत होता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं तो जाने का जो साधन होता है उसको बोलते हैं परिवहन। जैसे मान लीजिए कि लंबी सफर करना है तो हम ट्रेन का प्रयोग करते हैं, ट्रेन पर चढ़ते हैं, ट्रेन के सहायता से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और लंबी दूरी यात्रा करना होता है तो क्या करते हैं, हवाई जहाज का सहारा लेते हैं। उसी तरह से कम दूरी तय करने के लिए हम लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बस से यात्रा करते हैं। ठीक है, एवं संचार, अभी जितना भी प्रोग्रेस हुआ है ना, संचार के साधन जितना भी आए हैं, जिसमें से मोबाइल देखेंगे, नेट से संबंधित जितने भी काम हो रहे, ये सब है। चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं, देखते हैं मानव का प्रारंभिक जीवन। सबसे पहले मानव के लिए भोजन, वस्त्र एवं आवास की जरूरत होता था। भोजन जो होता था वह पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होता था। वे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर निर्भर रहते थे। ठीक है, उसी तरह से वस्त्र के लिए भी वे जीव जंतु पर और पेड़ पौधे पर निर्भर होते थे। जो प्रारंभिक मानव थे वो क्या पहनते थे, पेड़ की छाल और पेड़ की पत्ते पहनते थे, जानवरों का खाल पहनते थे। ठीक है, और जब वे खेती बाड़ी करने लगे, कृषि कार्य करने लगे, पशुपालन का काम करने लगे, तो एक जगह वे अस्थायी निवास करने लगे। नहीं तो उसके पहले क्या था, सुबह निकले, जाते गए, जहां शाम हुआ वहीं रुक गए, वहीं घर हो गया। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य काम करने लगे, पशुपालन का काम करने लगे, कृषि का काम करने लगे, तो एक जगह वे लोग अस्थायी रूप से रहने लगे, आवास की जरूरत पड़ने लगा। भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहते थे, प्रकृति पर निर्भर रहते थे। किस पर दोस्तों, प्रकृति पर निर्भर रहते थे। लेकिन समय का साथ बदलाव हुआ, समय का साथ चेंजिंग हुआ, मानव में कौशल का विकास हुआ, तो मानव ने अपने अपने कौशल विकास करके घर, संचार, परिवहन पर ध्यान देने लगे। लोगों के लिए घर, संचार, परिवहन का साधन बन गया, एक जगह स्थायी घर हो गया, है ना, संचार की सुविधा हो गई और परिवहन का भी साधन हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है वह नदी घाटियों में हुआ है। मानव सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है दोस्तों, नदी घाटियों में। ठीक है, मानवीय, यहां देखिए, मानवीय सभ्यता, मानवीय ऐसे होगा, मानवीय सभ्यता का विकास नदी घाटियों में हुआ है। चाहे वह भारत का हो या मिस्र का हो या ईरान का हो, चीन का हो, जितने भी मानव सभ्यता का विकास हुआ है दोस्तों, वह सब नदी घाटियों में। यहाँ देखिए, भारत में सिंधु नदी सभ्यता, आप नाम सुने होंगे, तो भारत में सिंधु नदी सभ्यता का विकास, मिस्र में नील नदी, इराक में टिग्रिस एवं चीन में ह्वांग नदी, ये घाटी है, नदी घाटी है, और यहीं पर मानव सभ्यता का विकास होता है। देख लिए, मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे क्यों हुआ। जो आरंभी मानव होते थे उन्हें पशुपालन करना होता था, तो पशुपालन के लिए वे नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि पशुओं को पानी की सुविधा मिल जाती थी और उन्हें चारागाह की सुविधा मिल जाती थी। और जो मनुष्य खेती करते थे, पशुपालन के साथ भी खेती भी करने लगे, तो खेती के लिए पानी चाहिए, जल चाहिए, सिंचाई का साधन चाहिए। तो वैसे स्थिति में नदी घाटी के समीप, नदी घाटी के इर्द गिर्द कृषि कार्य बहुत आसानी से होने लगा, जिसके कारण मानव सभ्यता का विकास नदी घाटियों में ही हुआ। ठीक है, अब देखिए, कृषि योग्य भूमि, मनुष्य जब एक जगह रहने लगे, मानव जब एक जगह अस्थायी रूप से बस्ती बनाकर, घर बनाकर रहने लगे, तो वे खेती बाड़ी करने लगे। ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए योग्य भूमि वे नदी के किनारे ढूंढ लेते थे, क्योंकि नदियों में जो बाढ़ आती थी उसके साथ जो उपजाऊ
शक्ति होता था नदी किनारे वाले भूमि में, तो वहां पर ज्यादा कृषि होता था। तो कृषि योग्य भूमि, पेयजल, पेयजल पीने के लिए पानी, पीने के लिए शुद्ध जल, है ना, शिकार की सुविधा की उपलब्धता ने बस्ती को जन्म दिया। देखिए, जब मनुष्य एक जगह रहकर क्या करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, पशुपालन करने लगे, पीने के लिए पानी का साधन बना लिया, चाहे वह साधन जिस रूप में हो, है ना, नदी हो या फिर तालाब हो, ठीक है, शिकार की सुविधा। तो इस तरह से कामों के लिए लोग एक जगह रहने लगे, और एक जगह जब रहने लगे तो क्या का जन्म हुआ, बस्ती का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ दोस्तों, बस्ती का जन्म हुआ। मतलब कहीं 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100 लोग जब एक साथ रहने लगे एक जगह, चाहे वह जिस तरह से घर बनाकर रहे, चाहे वह लकड़ी का घर बनाकर रहे, है ना, चाहे किसी साधन, जैसे उसमें मिट्टी हो सकता था तो मिट्टी का घर बनाकर रहने लगे, तो इस तरह से बस्ती का जन्म हुआ। देखिए, बस्ती किसको कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। बस्ती वे स्थान होते हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्ती किसको कहते हैं, बस्ती वे स्थान होते हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। बस्तियों के विशेषता के आधार पर, विशेषता क्या है, बस्ती का विशेषता क्या है, देखिए, जब लोगों में रहन सहन बढ़ा, लोगों में दिमाग आया, ज्ञान आया, कौशल का विकास हुआ, तो लोग 2 तरीका से जीने लगा। एक हुआ खेती बाड़ी करके, एक हुआ आपका निर्माण करके, व्यापार करके, ठीक है। तो इस तरह से 2 बस्तियों का जन्म होता है दोस्तों। पहला जो बस्ती होता है ग्रामीण बस्ती, और दूसरा होता है शहरी बस्ती, ठीक है। ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। शहरी बस्ती में क्या होता है, लोग स्टैंडर्ड जीवन यापन करते हैं, है ना, और ग्रामीण बस्ती में स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है, ठीक है। ग्रामीण बस्ती में क्या होता है, कृषि कार्य होता है। ग्रामीण बस्ती के लोग क्या काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, है ना, फसल पैदा करते हैं, साग सब्जियां उगाते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मछली का पालन करते हैं, वानिकी और पशुपालन, ये सब कार्य करने वाले जो लोग जहां रहते थे उसको बोला गया ग्रामीण बस्ती। दूसरा क्या है, शहरी बस्ती। शहरी बस्ती के लोग किस किस काम में बिजी रहने लगे, निर्माण कार्य में। किसी का घर बनाना है तो घर अधिकतर अच्छे तरीका से कहां बनता है, शहर में, ठीक है। व्यापार का काम, सेवा क्षेत्रों में कार्य होने लगे, तो इस तरह से शहरी बस्ती का जन्म हुआ। तो बस्ती को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कौन कौन, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। बस्ती का परिभाषा आपको बता दिए। अब देखिए, जब बस्ती बन गया, है ना, साग सब्जी पैदा हो रहा है, पशुपालन का काम हो रहा है, या जो भी कार्य हो रहा है, तो उस कार्य को आगे और फैलाने के लिए क्या चाहिए, परिवहन का साधन चाहिए। मान लीजिए हम बहुत खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम अनाज को उत्पादन कर रहे हैं, साग सब्जी पैदा कर रहे हैं, तो उसको हम बाजार तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो बेचने के लिए हम जो ले जाते हैं उसको क्या चीज जरूरत पड़ता है, परिवहन का साधन जरूरी पड़ता है दोस्तों। तो परिवहन का साधन होना चाहिए। तो देखिए, पुराने समय में लोग पैदल यात्रा करते थे, पुराने समय में पैदल यात्रा करते थे, सामान ढोने के लिए जानवरों का प्रयोग करते थे, पशुओं का प्रयोग करते थे। अब अंदाज लगाइए कि कौन कौन पशु उसमें हो सकते थे। अभी भी पशुओं का इस्तेमाल गाँव में होता है, बैलगाड़ी के रूप में होता है ना। तो उस समय बैलगाड़ी के रूप में अभी भी होता है गाँव में, ठीक है। इसके अलावा खच्चर हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, है ना। इस तरह से जानवर का प्रयोग किए जाने लगे, और जब जानवर का प्रयोग किए जाने लगे, है ना, आने जाने का एक साधन बन गया। समय बदला, है ना, और धीरे धीरे उसमें अब क्या आ गया, परिवहन के रूप में रेलगाड़ी। पहिए की खोज ने परिवहन को आसान बना दिया, है ना। जैसे परिवहन का विकास कब हुआ, बहुत तेजी से, जब पहिए की खोज हुआ, ठीक है। जैसे बैलगाड़ी का चक्का, वो भी पहिए की इस्तेमाल से ही चलता है। तो पहिए की खोज ने परिवहन को आसान बना दिया। दक्षिण अमेरिका में एक पहाड़ीय क्षेत्र है एंडीज पर्वत, है ना। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में जो परिवहन का साधन होता है वह एक जानवर की सहायता से होता है, और उस जानवर का नाम है लामा। उसी तरह से तिब्बत में आग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। पहला क्या है, सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग, और चौथा है वायु मार्ग, ठीक है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। अब देखिए, सड़क मार्ग 2 तरह से होता है, एक कच्चा सड़क और एक पक्का सड़क। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है दोस्तों, मनाली लेह राजमार्ग, ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। देखिए, महत्व के आधार पर सड़क को 5
भागों में बांटा गया है। महत्व के आधार पर सड़क को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्य महामार्ग, तीसरा है जिले की सड़कें, चौथा है ग्रामीण सड़कें और पांचवा है सीमावर्ती सड़कें। नाम को सुनकर ही आपका कॉन्सेप्ट हाई हो गया होगा, नाम को सुनकर ही आपके मन में तरह तरह का विचार आया होगा। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? नेशनल हाईवे है ना, जो पूरे देश को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। उसी तरह से राज्य महामार्ग, राज्य महामार्ग अपना अपना राज्य का, अपना अपना स्टेट का सड़कें होती है। उसी तरह से जिले की सड़कें होती है, ग्रामीण सड़कें होती है और एक सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें क्या होती है? जो एक दूसरे की सीमा से टच रहता है ना। एक देश दूसरे देश की जो सीमाएं हैं उसमें जो सड़कें हैं वो सीमावर्ती सड़कें कहलाती है, ठीक है। उसी तरह से रेल मार्ग है, ठीक है, रेल मार्ग। रेल मार्ग में क्या होगा? रेल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन होता है। रेल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन होता है। क्यों? क्योंकि वह आसान और सस्ता होता है। रेल मार्ग के माध्यम से जब हम सामान को ले जाते हैं तो वह बहुत ही सस्ता साबित होता है, ठीक है। तो परिवहन का प्रमुख साधन कहलाता है रेल मार्ग। देखिए, रेल मार्ग शुरुआत के दिनों में कुछ अलग था, है ना, लेकिन जैसे ही वाष्प ईंधन की खोज हुआ, रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान होने लगा। जैसे वाष्प ईंधन की खोज हुआ वैसे रेल परिवहन का तीव्र विकास हुआ, ठीक है। बाद में डीजल एवं विद्युत इंजन ने वाष्प इंजन का स्थान ले लिया, है ना, विद्युत बिजली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? वाष्प इंजन का स्थान ले लिया। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक मात्र 34 किलोमीटर की यात्रा हुई, मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। अब देखिए, रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई, उसमें भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो अनुमान कीजिए कि उस समय 1853 में मात्र 34 किलोमीटर, अभी देखिए रेल का जाल है, पूरे भारत में रेल का जाल है। रेल मार्ग ने कम खर्च में भारी सामान एवं मानव को तेज आवागमन का साधन प्रदान किया है। रेल मार्ग के द्वारा लोगों को कम खर्च वहन करना पड़ता है, भारी सामान ढोने के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। इस तरह से आपको हम बताएं मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत बस्तियां परिवहन, अभी परिवहन तक ही बताएं, संचार अभी बाकी है, ठीक है। और इसके अलावा और अभी बाकी है, जैसे रेल मार्ग बताएं, उसी तरह से क्या है? जल मार्ग है, उसी तरह से वायु मार्ग है। जल मार्ग और वायु मार्ग के बाद हम लोग पढ़ेंगे संचार, ठीक है। तब ये चैप्टर खत्म होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों। एक वीडियो इससे और बनेगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो थोड़ा सा हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के से शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।